रूप से क्या बढ़ता है? आवृत्ति। और इधर जाने पर तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो दूरी बढ़ जाए, आवृत्ति बढ़ेगी तो ऊर्जा बढ़ जाए, ऊर्जा बढ़ जाएगा तो भेदन चलता बढ़। सीटी स्कैन में किसका प्रयोग? एक्सरे का। सीटी स्कैन में कैंसर का इलाज के लिए, अब कैंसर का सेकाई के लिए, अब कैंसर उत्पन्न कर देता है रिमोट कंट्रोल में, स्पीड गन में। माइक्रो स्पीड गन क्या होता है? भागिएगा ना, इसे गाड़ी हाईवे पे जाएंगे ना, हाईवे पे एक्सप्रेस वे या हाईवे पे जाएंगे तो लिखा रहता है स्पीड लिमिट यहाँ पे 100, समझ में? एक्सप्रेस वे पे स्पीड लिमिट कितना होता है? 100। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे स्पीड लिमिट 120, मतलब 120 आप चला सकते हैं, समझ में? 120 क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। अब बिहार में 40, देखिए, और एक्सप्रेसवे पे 70 मीटर की गैप करता है कि कम से कम एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी में कितना गैप होना चाहिए? 70 मीटर। यहाँ 70 मीटर में 200 गाड़ी लग जाती है, और वहां कहता है इतना गैप रखिए। अब जाइएगा ना वहां पर, तो ऊपर यहाँ पर ना एक कैमरा लगा रहता है, एक तो नहीं देखते हैं सड़क के पास एक होर्डिंग लगा देगा और उसमें 4 कैमरा लगा देगा, 3-4 और उसी कैमरों में क्या लगा रहता है? माइक्रोवेव। क्या होता है? माइक्रोवेव। उसी को कहते हैं स्पीड गन। उसमें कौन सा वेव होता है? माइक्रो। और ऊपर रहेगा कैमरा, ठीक है, और उसी के पीछे क्या रहेगा? माइक्रोवेव इमीटर रहेगा। आपकी गाड़ी आएगी ना तो उस पर छोड़ेगा। किस पे छोड़ेगा? आपकी गाड़ी पर। अब आपको पता है कि जितने भी ये विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनका प्रकाश 3 × 10 के पावर क्या होता है? 8। तो चाल इनको पता है? इनका चाल पता है कि नहीं? तो बताइए, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल पता है? अब जैसे आपकी गाड़ी आई, और उस पर वो छोड़ा माइक्रोवेव, और वो टकरा के वापस आएगा, तो जाने और आने में लगा समय पता चल जाएगा उसको। तो बताइए, समय पता चल गया? नहीं, समय पता चल गया, तो समय पता चल जाता है वहां पर, उस पे वहां पर। और दूरी आपको निकाल देगा, कितना दूरी से क्या किया गया, डिस्टेंस किए। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से चाल गुणे समय नहीं निकाल सकते हैं, दूरी चाल गुणे समय, इस हिसाब से पता कर लेता है कि उतनी दूरी पर थे। यहां से क्या निकल सकता है? दूरी, कि आपकी गाड़ी कितनी दूरी पर है, वहां से बता देगा आपकी गाड़ी कितनी दूरी पे। अगर ये जस्ट पहले आएगी तो भी बता देगा इतना, वहां से यहाँ चला आया इतना पहले। समय निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता? तो इस आधार पर माइक्रोवेव का प्रयोग करके आ रही गाड़ियों का क्या निकाला जा सकता है? स्पीड। स्पीड को क्या किया जा सकता है? निकाला जा सकता है। चाल वही, स्पीड को क्या किया जा सकता है? निकाला जा सकता है, जिसे स्पीड गन कहते हैं। एक्सप्रेस वे पे जाइएगा ना तो वहां पे ऐसे मिलेगा आपको, हाईवे पे लंबा चौड़ाई से हाईवे रहेगा, यहाँ भागिएगा खूब जोर से ना तो यहीं पे आपको मिलेगा इस टाइप का, सामने लगाया रहेगा इस तरह, और यहाँ एक बड़ा सा स्क्रीन रहेगा। 3 लेन होता है जाने के लिए और 3 लेन आने के लिए। तो यहाँ एक बड़ा सा स्क्रीन रहेगा, नीचे में वो कैमरा रहेगा। अगर आपका स्पीड वो ग्रीन कलर में लिखा है, बड़ा बड़ा लिखेगा, जैसे ट्रेन रेलवे स्टेशन पे घड़ी कैसे लगा रहता है, तो इतना बड़ा रहेगा, ग्रीन कलर में लिखेगा 90, समझिए कि चालान नहीं कटा है। और जहां लिमिट क्रॉस किए, सपोज 120 से क्रॉस कर दिए, तो रेड कलर से लिखेगा 101, 125। अब जैसे 125 लिखा तो पता चल गया कि भाई आपने लिमिट को क्या कर दिया है? क्रॉस कर दिया। और कैमरा जो है ना आपके गाड़ी का नंबर प्लेट खींच लेता है, और गाड़ी का नंबर प्लेट जैसे खींचेगा उस गाड़ी पर चालान काट के आपके पास भेज देगा कि 2000 रुपया ओवर स्पीडिंग का है, दे दीजिएगा। समझ में गया कि नहीं? प्रतिदिन इससे कलेक्शन जानते हैं कितना होता है? एक एक्सप्रेसवे पे प्रतिदिन इससे कम से कम 10 लाख का कलेक्शन होता है। 10 लाख रुपया लोग जुर्माना देते हैं। समझ में आ गया? 4000 तो हम ही दिए अपने से काट लेता हूँ। फास्टैग में उतना रहेगा तब ना काटेगा, वो नंबर प्लेट पे काटता है चालान वाला, एकदम HD फोटो खींचता है। कैमरा जो लगता है एकदम HD फोटो खींचेगा, और उसका इतना सॉफ्टवेयर तगड़ा रहता है ना कि वो हमेशा खींचेगा नंबर, आपका गाड़ी का नंबर प्लेट, क्योंकि गाड़ी का अब नंबर प्लेट IND नंबर आ गया। IND नंबर में क्या है ना, नंबर प्लेट व्हाइट रहेगा और उस पर नंबर उभरा हुआ रहेगा, तो आराम से कैमरे में चलाता है। तो एकदम बेहतरीन फोटो भेजेगा आपके मोबाइल पर, आप देखिए खटाक से आपका गाड़ी नंबर देगा, लोकेशन भेजेगा कि इस एक्सप्रेसवे पर आप जा रहे थे, इस गांव के पास आपकी स्पीड इतनी तगड़ी थी, और आपका स्पीड बता देगा इतना लिमिट था, आप इतना क्रॉस किए थे, चुपचाप इतना भर दीजिए। आपको तो 2000 रुपया क्या कर देगा? लगा देगा, भर दीजिए चुपचाप। समझ में आ गया कि नहीं? तो अब हम लोग को आइडिया लग गया कि कहाँ कहाँ है वो। हालांकि नहीं चलाना चाहिए। कभी कभी जैसे हम लोग कभी काटा था तो मतलब लिमिट के 10-12 या स्पीड क्या था, ज्यादा था। अमूमन एक्सप्रेसवे पे कोई भी इंसान ना 100-120 चलाता ही है,
एक्सप्रेस वे पे 100 चलाइएगा तो अपने आप में अजीब लगे, इतना धीमा क्या चल रहा है। अब बिहार में 100 चलाएंगे तो लोग कहेंगे होरी बाप रे बाप उड़ गई रे एकदम। आगे बढ़े तो ये स्पीड लिमिट लग जाता है। हालांकि दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस वे बन रहा है उस पर लिमिट 120 है, हमारा चालान काट दिया था 117 या 18 पे, क्योंकि उस सड़क पे स्पीड लिमिट था 100, काट दिया उस पे। वही हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे रहते हैं तो 120 के लिमिट से नीचे थे। आगे बढ़ जाए तो ये कमाने का भी एक रास्ता है, समझ में आ गया कि नहीं? बोलो बाबू, तेज बोलिए बाबू। हाँ हाँ, सबका एरोप्लेन का स्पीड लिमिट का लिए करोगे यार, तुम बैठो बैठो। एरोप्लेन की स्पीड लिमिट जो होती है ना वो उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि कितना स्पीड ये झेल सकता है। एरोप्लेन की संख्या कम है, रूट फिक्स है, इस वजह से कोलिजन की समस्या नहीं होती है। दुनिया में जितना एरोप्लेन है ना उससे ज्यादा तो भारत में खाली बिहार में 4 व्हीलर है, समझ रहे हैं ना। लिमिटेड है सड़क कि आप इधर से इधर नहीं जा सकते, उसकी भी लिमिट होती है जहाज की भी, बट वो एक तरह का ऐसा नहीं कि फाइन मारिएगा, ट्रैफिक पुलिस रहेगा ऊपर, पूरा उसका स्ट्रक्चर होता है। आप समझ में कि नहीं कि हाँ इतने की स्पीड में जा सकते हैं आप, पायलट खुदे ओवर स्पीडिंग नहीं करेगा, वो जान का सवाल है, उसमें फाइन का थोड़े दिक्कत हो जाएगा इधर उधर में। क्या जे बैठो यार, तुम तो टॉपिक क्या हट गया। आतंकवादी जहाज कैसे मार देता है? 2 मिसाइल आता है, स्टिंगर और ईगला चाहिए, अमेरिका बेचता है, समझ में? अब वो बेच दिया मैन पोर्टेबल स्टिंगर मिसाइल, किसको? यूक्रेन को। और यूक्रेन वाले वही ले घूम रहे हैं, सर कंधा पे चलता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, आपको मारने में निशाना भी नहीं लगाना, बस जॉर्जिया जिधर जा रहा है ना लेके आधा दे मार दीजिए, निकल जाएगा, उसका हीट देख लेगा, मार देगा उसको। ये सब क्या पूछ रहा है? कौन जहाज को टारगेट बना रहा है तुम? वो अलग ही टॉपिक हो जाता, समझे? जहाज वगैरह के चीजें इससे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाता। यहां तक सब समझा दिए थे, इंफ्रारेड तक समझा दिए थे, अंधेरे में देखने के लिए, कोहरा में, नाइट विजन, बताइए ओवन में, स्पीड गन में, स्पीड गन में समझ में गया कि नहीं? स्पीड गन पुलिसों लिए रहते हैं सब, इतना बड़ा सा होता है, बड़ा सा होता है, उसमें माइक्रोवेव, जहां जाइएगा दाएं सही से देखेगा, स्पीड गन दिख गया कि स्पीड ज्यादा है, उसमें लगा है कैमरा, गया काम से, अब आपसे मंगवे नहीं करेगा, मैसेज जाएगा, डाल दीजिएगा आप। अब कभी ना कभी आप आज उसको पैसा दीजिए, 6 महीना बाद दीजिए, 1 साल बाद दीजिए, कभी ना कभी आपको देना है, क्योंकि जब गाड़ी का इंश्योरेंस कराने जाएंगे या जब भी गाड़ी से रिलेटेड कोई कागज कराने जाएंगे तो वो कहेगा आप लाइए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC, कि इस गाड़ी पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। तो जैसे NOC निकालने जाइएगा ना तुरंत बताएगा भैया 2000 का ऑब्जेक्शन है, पहले इसको भरिए, 3 साल से लटका के रखे हैं, समझ आ गया कि नहीं? तो भले आप 1 महीना 2 महीना 6 महीना जला दीजिए, लेकिन जब आपको NOC बनाना होगा आप बिना पैसा दिए NOC नहीं बना सकते, समझ में आ गया ना? क्या तो क्या जी, क्या नहीं ले सकता है? इंटरेस्ट हाँ ले लेगा, ज्यादा दिन क्रॉस कीजिएगा तो इंटरेस्ट ले लेगा, एक लिमिट देता है कि 6 महीने के अंदर कर दीजिए। अब अलग अलग नियम कानून अलग अलग होते हैं। आगे बढ़ जाए, रडार में किसका प्रयोग? रेडियो, बोलो। हाँ देखिए जितनी मोबाइल वगैरह जो चीजें होते हैं ना, ये माइक्रोवेव को लेते हैं, किसे लेते हैं सर? माइक्रोवेव। तो आप देखे होंगे ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट कर जाते हैं सब, समझ में आ गया कि नहीं? किस में ले लेते हैं सर? माइक्रोवेव। समझ में आ गया कि नहीं? क्या बताइए? रेडियो, रडार में, रडार में रेडियो, ट्रांजिस्टर में रेडियो, उसका नाम ट्रांजिस्टर था, लोगों ने वेवा के नाम पे क्या नाम दिया? रेडियो रख दो। रडार में रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, क्या होता है ये? रडार। ये दुश्मन के दूसरे जहाजों वगैरह का क्या कर लेता है? पता लगा लेता है, रडार। यही जहाज, ये रडार नहीं रहे तो जहाज उतारने में बड़ी दिक्कत हो जाएगा। जहाज को उतारने चढ़ाने में एक रडार, इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम ILS और लोकलाइजर, अगर ये 3 चीज नहीं रहे तो जहाज उड़ाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। रडार रास्ता दिखाता है, ILS उतरने को बताता है कि हाँ भैया तनी और नीचे आ जाओ, समझ में आ गया कि नहीं? जैसे ये रनवे है, रनवे हो गया, यहां से 3 डिग्री पे ही आप उतर सकते हैं। कितने डिग्री पर? 3 डिग्री पर। अब पायलट को कहां से पता चल पाएगा बेचारा को कि वो 3 डिग्री पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां से कोई जहाज है ना, तो इस जहाज को कितने डिग्री पे उतरना पड़ेगा? 3 डिग्री पे ही इस जहाज को क्या करना पड़ेगा? आना पड़ेगा। तो यही एक मशीन लगाया जाता है,
समझा गया? इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम, जो लोकलाइजर भी उसके कई सिस्टम होते हैं, उसी में एक होता है लोकलाइजर, जो बताता है कि भैया 3 डिग्री, कितना डिग्री, 3 डिग्री, इससे ज्यादा नहीं। अब 3 डिग्री से ज्यादा है, अगर इतना ऊपर है तो कहेगा कि इतना ऊपर है तो यहाँ आके तोरा चक्का टच करेगा और रुकते रुकते तू रनवे क्रॉस कर जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आएगा? घुस जाएगा कहीं और अगर पहले ही है 1 डिग्री पे तो कहेगा बबुआ चल जी, तो यही जा गिर जाएगा, वापस जाओ। तो जब कभी 3 डिग्री नहीं हो पाता है ना, तो आईएलएस जो ना सिग्नल दे देता है वहां पर, कहता है कि ना या तो नीचे करो या तो ऊपर करो। समझ में आ गया कि नहीं गया? यहाँ एगो लाइट लगा रहता है, पापी लाइट बोलते हैं, प्रेसिजन गाइडिंग लाइट बोलते हैं इसे, पापी। इसमें 4 गो लाइट रहता है, 2 गो लाल और 2 गो सफेद। समझ में गया? 2 गो लाल का जलना चाहिए, 2 गो सफेद का जलना चाहिए। अगर चारों सफेद है माने बहुत ज्यादा ऊपर है, और चारों लाल है माने बहुत ज्यादा नीचे है, 2 गो सफेद 2 गो लाल है मतलब ठीक ठाक है। समझ में आ गया? लेकिन तू लोग पायलट बनेगा मत ये बनो, हमरे बैच का लड़का नहीं है बने तो ठीक है। एयरपोर्ट पे आएगा तो सोचेगा पीडीएफ वहां नहीं मिला था हमको, 2 दिन बाद पीडीएफ देते, हिल जाएगा एयरपोर्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? चारों सफेद हो गया तो वो ज्यादा ऊपर, हाँ चारों लाल है तो गलो, अरे भाई ज्यादा ऊपर रहेगा तो ठीक है, बात है, ज्यादा नीचे नहीं रहना चाहिए। एक 2 गो लाल है 2 गो सफेद है तो इसी को कहते हैं पापी लाइट, प्रेसिजन अप्रोच लाइट ऐसे करके बोलते हैं। प्रेसिजन मतलब होता है एकदम निशाना से उतरना। ये सब चीजें काफी काम करती हैं। तो ये सब कौन सा वेव यूज करते हैं? रेडियो। बहुत जरूरी है भाई ये सब चीजें, तरंग फ्रीक्वेंसी का अध्ययन बहुत जरूरी है। पीडीएफ वाला बतिया कौन सा झूठ बोलते हैं हम लोग। हाँ, हम कहे नहीं सबको, ये सब जहाज उड़ाएगा तो तब वो सबको याद रहेगा कि पढ़ाई के दौरान पीडीएफ लेट से मिला समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोग को? अभी ऐसे आपको ये लाइट दिखेगा नहीं, ये लाइट आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आप तो जहाज में पीछे बैठे रहते हैं, वो तो आगे से दिखेगा पायलट के, रनवे के बाएं साइड में होता है। प्रेसिजन गाइडेड, प्रेसिजन अप्रोच गाइडिंग, इस टाइप का नाम होता है, पापी लाइट। नहीं समझ में आया तो कौन सा तुमको जहाज उड़ाना है मत उतर। बताइए, रेडियो वेव, रडार में किसका प्रयोग? दृश्य प्रकाश हो गया, कौन सा? विजुअल। कौन सा हो गया? विजुअल। विजुअल को हिंदी में कितने रंग? 7 रंग। 7 रंग के बारे में भी देखेंगे। तो पहले कौन सा है? बै, नी, आ, पी, ना, ला। देखिए इसमें भी वही नियम लग जाएगा, ये वाला लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बताइए, सबसे ज्यादा तरंगदैर लाल, सबसे दूर तक जाएगा लाल। सीक्वेंस लगा गया कि नहीं लग गया? सबसे कम तरंगदैर्घ्य, सबसे कम दूरी तक जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? लाल रंग सबसे दूर तक क्यों जाएगा? क्योंकि इधर जाने पर वेवलेंथ बढ़ता, अतः सबसे ज्यादा दूर तक कौन जाएगा? लाल। इसलिए खतरे का संकेत लाल, क्योंकि दूर तक जाएगी। ट्रेन को क्या करना है? रोकना। खतरे का संकेत लाल रंग। इसलिए दुल्हन को कैसा कपड़ा पहनाया जाता है? आगे बढ़े। समझ गए लोग? अब तुम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ेगा तो हम क्या करेंगे उसमें? फिजिक्स स्पष्ट बताता है किसी भी चीज को। आप लोग को समझ में आ रहा है? तुम फिर कुछ दिमाग दो। अब बताओ, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य, इसमें बेइज्जती की क्या बात है? हम तो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो जो जो लॉजिक फिजिक्स में आएगा हम वही चीज बता रहे हैं। अच्छा ये बताइए, मरीज जो होता है सब, मरीज मरीज है बकलोले, इधर बात मत करो लोग यहाँ।
सब अलगे बकलोल है सब। वो सब समझाने के लिए बोलते हैं, सबको बुद्धियों नहीं रहता है कि सर जो बोल रहे हैं सीरियस नहीं है, इसे मजाक में बोल रहे हैं। लड़का सबको दलिदर बोल देते हैं तो क्या दलिदर हो जाता है, लेकिन ये सबको ना, देखो हर्षिता यादव ललका सीआर भेज रही है इसे गुसिया गुसिया के। अरे नहीं समझ में, ये लड़कों के अंदर सबसे अच्छी बात ये लगती है ना कि वो बात बात पर गुस्सियाते नहीं है, और अगर गुस्सिया गया तो फिर फुर्सत कर दिया। लड़का गुस्सियाता जल्दी नहीं, मार के लिए गुस्सियाता, रूठता नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मजा कोई चीज को उतने भर लेना चाहिए, लेकिन ये सीरियस ले लेती है, हम खतरा का चीज है। अब कुछ कुछ खतरा, अब हमारी बहनिया को देख लीजिए, हमारी बड़की बहनिया, बाप रे बाप कम खतरनाक है। दूसरे को खतरा ना पहुंचा इसलिए सिक्योरिटी दिया गया। लाल कपड़ा पहनी है, चलो ध्यान दो, याद सबसे कम तरंगदार बैग। लेकिन एक बात बताइए, हॉस्पिटल में अगर लाल रंग का प्रयोग करेंगे तो आंखों पे ज्यादा पड़ेगा, अब बैगनी कर देंगे तो समझे में ना आएगा। तो हॉस्पिटल में अलग अलग टाइप के लोग जाते हैं, गरीब अमीर, स्वास्थ्य, मोटा, टेढ़, सब आदमी जाता है हॉस्पिटल में। समझ में आ गई कि नहीं? तो हॉस्पिटल में सोच रहा किसी की आंख का वेवलेंथ ज्यादा, किसी का कम, तो उससे अच्छा बीच वाला यूज कर दोगे। कौन सा हो गया? हरा। हॉस्पिटल में कैसा यूज होता है? हरा। वो आंखों पे ना ज्यादा कम प्रभाव डालता है ना ज्यादा प्रभाव डालता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ कहाँ है? एकदम बीच में है। जिस तरह से इस सीरीज में एकदम बीचों बीच में प्रकाश है, उसी तरह 7 रंगों के इस सीरीज में बिल्कुल बीच में क्या है? हरा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए ग्रीन बोर्ड भी कैसा है? हरा। आगे वाला ये भी बोर्ड कैसा है? हरा। समझ में आ गया कि नहीं? इसको हम चाहते तो किसी और कलर से भी करा लेते जो सुंदर दिखता, लेकिन हरा उतना सुंदर नहीं दिखता है। लेकिन चूंकि फिर सवाल हमसे पूछा जाता कि मास्टर साहब जब आप खुदे फिजिक्स जानते हैं और आपको पता था कि लड़कों को 4 घंटा 5 घंटा रुक के क्लास करना है, तो आंखों पर ध्यान देना है कि नहीं बच्चों के? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सोचिए आप लोग का कितना ध्यान रखते हैं। समझ में आ गया नहीं? हाँ, कारपेट हरा लगा दें? नहीं, लाल कारपेट जो होता है ना वो अच्छा माना जाता है। ये संकेत होता है कि अपना डोमिनेशन का, कि मतलब ये हमारा क्षेत्र है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब भी कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आता है तो उसके लिए क्या बजा है? रेड का। तो इस क्लासरूम के लिए आप लोग के लिए हम अपने लिए क्या माने? राष्ट्रपति नहीं बाबू, अपने एक कहने का सेंस है कि इस क्लासरूम में हमारा नियम लगेगा। अब आदमी राष्ट्रपति के ऊपर थोड़े है, एकदम सीरियस ले लेता है। नहीं सर, आगे बढ़ जाए। सर हमें तो ब्लू अच्छा लगता है। अगर कोई कहे ना कि तुम्हारा फेवरेट कलर कौन है, बिना मतलब का सवाल है। फेवरेट कलर डिपेंड करता है क्या चीज चाहिए उसका। कपड़ों के मायने में कलर अलग होते हैं, गाड़ी खरीदने के मामले में अलग होते हैं, घर बनाने के मामले में अलग होते हैं, किसी को गिफ्ट देना है उस मायने में अलग होते हैं। लेकिन जो खलिया आदमी अजबे सवाल पूछता है फेवरेट कलर कौन है, इसे जो हमारा आज लेना पता चला हमारा फेवरेट कौन है? ब्लैक। वो तो हमारा कलर है। ब्लैक तो हमारा कलर है, नहीं समझे? मेरा इस वजह से मेरा भी फेवरेट हो गया, जो अपने पास है मेलानिन। नहीं समझ में आया जी? श्याम सुंदर, कोई दिक्कत है जी? तुम्हारा फेवरेट कलर? हाँ हाँ, हमारा कह तो हमारा भी और मेरा फेवरेट भी, दोनों हम लोग ब्लैक। ऐसा कोई फेवरेट किसी का भी नहीं होता। अब आप आराम से सोचिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? क्लासरूम ग्रीन क्यों रखे हैं? और जितना एरिया में ग्रीन है ना, इतने एरिया आप स्टूडेंट के काम का चीज है। समझ में आ गया कि नहीं? सबका आंख इधर ही रहता है, सब कुछ क्या हो गया? ग्रीन ग्रीन। क्या हो गया? ग्रीन। आंख पे ज्यादा असर नहीं करता है। और वही अगर इसको लाल कर देंगे बहुत ज्यादा दिक्कत लगने लगे। अभी नहीं कि सब जना का स्कूल ने ग्रीन करा दिया। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, ये भी ग्रीन है ना, ये ग्रीन ही रहता है। जब फिल्मों की शूटिंग होती है ना, क्रोमा शूट होती है, पीछे क्या लगाता है? ग्रीन कलर। ग्रीन कलर को एडिट करके हटाना बड़ा सिंपल होता है, उसे कट करके हटाना बहुत सिंपल होता है। ये हो गया आपका ना
बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीना। अब कई को कहता है जो बैआनी ह पीनाला, आसमानी, बैनिया ह पीनाला। अरे वो अलग चीज है। इंग्लिश जब इसका कलर पढ़ाएंगे लाइट में ना तब समझ में आएगा सर ये गलत लिखा हुआ है, ए बकलोलवा का। जब कलर पढ़ना तब समझना। बैआनी ह पीनाला बोल रहा होगा, बैनिया ह पीनाला। विविग्योर होता है इंग्लिश में, इसको बताएंगे। स्कूल पिंक क्यों होता है सर? गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट सरकारी स्कूल है, उसका अपना कलर होता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? सब एक ही जैसा नहीं ना रहेगा। आप सोचोगे पूरा फिजिक्स दुनिया में लगा देता तो हो गया काम। आगे बढ़ गया। ये हो गया आपका कौन सा चीज? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है इसकी जो वेलोसिटी होती है 1/√m0 इंटू म्यू नॉट। यहाँ विद्युत चुंबकीय, ये क्या है? माध्यम का चुंबकीय गुणांक होता है। ये माध्यम जो होता है उसका चुंबकशीलता होती है। माध्यम की क्या होती है? चुंबकशीलता। और ये म्यू जीरो क्या होता है इसका? एप्सिलॉन नॉट होगा। म्यू जीरो ने एप्सिलॉन नॉट होगा। आगे बढ़े तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए होता है। ये विद्युतांक होता है। ये आगे जब पढ़ेंगे माध्यम का विद्युतांक क्या होता है विद्युत क्षेत्र में, तब समझ में आएगा। और ये आपका जो चुंबकशीलता, माध्यम की क्या है? चुंबकशीलता। ना आप विद्युत चैप्टर पढ़े ना चुंबकशीलता पढ़े, तब यहाँ समझ में क्या आएगा? इसलिए चुपचाप समझिए, यही क्या होता है? फॉर्मूला। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आता है? 3 × 10 के पावर 8। जितने विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनका क्या होता है? चाल 3 × 10 के पावर 8, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसके ऊपर किसी भी तरह के दबाव काम नहीं करता है। क्या फॉर्मूला में प्रेशर है? कोई भी तरह का प्रेशर काम नहीं करता है। इसमें किसी भी तरह का अणुभार काम नहीं करता है। अगर बताइए विद्युत चुंबकीय तरंगे पॉजिटिव होती है कि निगेटिव? उदासीन होती है। तो ना इस पर चार्ज का काम करता है, ना इस पर दबाव काम करता है, ना प्रेशर काम करता है। किसी चीज से ये विचलित नहीं होता। समझ में आ गया कि नहीं? किसी चीज से विचलित होगा नहीं होगा। ऑप्शन में देगा आपका इनमें से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय नहीं है। तो आपको 7 तरंगे बता दिए ना विद्युत चुंबकीय नहीं। उसके अलावा जो तरंग आएगा उसको मार दीजिएगा कि विद्युत चुंबकीय नहीं है। जैसे अल्फा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, बीटा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, गामा विद्युत चुंबकीय तरंग है। मुड़ी लाता है सब है। अल्फा नहीं है, बीटा नहीं है, गामा है। कैथोड किरणें नहीं है, कैनाल किरणें नहीं है, ध्वनि तरंगे नहीं है। ध्वनि तरंगे इसमें आता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का आप कोई भी एग्जांपल देगा तो आपको बस ये देखना है कि 7 में आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ में आ गई नहीं? इसके अलावा एक तरंग ऐसी भी होती है जिसे कास्मिक तरंग कहता है। ये हर जगह नहीं पाया जाता, आयन मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आयन। उसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। आयन मंडल में पाया जाता है, उसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा। अल्फा कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय है। बीटा कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, लेजर लाइट है। लेजर लाइट लाल रंग का होता है। लेजर लाइट किसका होता है? वो लाइट का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग? लाइट का। लेजर में ना गामा का यूज नहीं होता है। किसका यूज होता है? लाइट का। लेजर में किसका होता है? लाइट। लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। आगे पढ़ना है आपको, जब आपको मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है तब वहां पर ट्रांजिस्टर वगैरह जब पढ़ेंगे तब। अब हम लोग आते हैं किस पर? यांत्रिक तरंगों पर। आप याद कीजिए जब हम आपको तरंग पढ़ा रहे थे ना तरंग, तो आपको 2 तरह के तरंग बताए थे। एक था आपका विद्युत चुंबकीय तरंग और एक था आपका यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव। यांत्रिक तरंग है। कौन सा तरंग है? यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे यानी मैकेनिकल वेव। इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये ठोस में तेज चल सकती है कि द्रव में? ठोस। उसके बाद द्रव, उसके बाद निर्वात में जीरो। निर्वात में जा ही नहीं सकती, निर्वात में नहीं जा सकती। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? यांत्रिक तरंगों के बारे में अब आपको आगे पढ़ना है। हालांकि अभी इसमें एक टॉपिक छोड़ दिए हुए हैं। कौन सा? प्रकाश। ये टॉपिक पूरा बहुत बड़ा है। कौन सा चैप्टर? प्रकाश। इसको हम तब पढ़ाएंगे जब हम ये यांत्रिक तरंगे खत्म कर लेंगे तब। अदरवाइज में अगर हम विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ाते इसमें प्रकाश में घुस गए तो अगले 20 दिन तक प्रकाश अपने पास रोक लेगा।
तब जब प्रकाश खत्म होगा तब आपको होश आएगा, ओ माय गॉड यहीं थे अभी, अभी तो इधर बचा ही है। उससे अच्छा इसको निपटा देते हैं, एक दिन का टॉपिक है, इसको निपटा देते हैं, फिर क्या पढ़ लेंगे। हाँ प्रकाश ऑप्टिक्स, वैसे भी ऑप्टिक्स एक अलग चैप्टर रहता है तो ज्यादा ठीक लगता है। तो यांत्रिक तरंगे दो टाइप की होती है, कितने टाइप की, एक होती है अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, और एक होता है आपका अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ इसे कहते हैं ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स। तो बताइए अनुदैर्घ्य तरंगे जो होती हैं, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, अनुदैर्घ्य, जब अनुदैर्घ्य देख लेंगे तब क्या देखेंगे, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य अभी देखते हैं, उसके बाद क्या देखेंगे, अनुप्रस्थ। मटेरियल में आप लोग को पहले से किसी को कोई दिक्कत नहीं, नहीं जाती है निर्वात, निर्वात में लिख दिया चली जाती है, उसको नहीं कर लीजिएगा, गलती लिख दिया तब पीडीएफ में लिख दिया यांत्रिक तरंगे निर्वात में जा सकती है, बहुत बड़ा घोर ब्लंडर है ये, सुधार लेंगे ना, और उसको सुधार लीजिएगा, पहले समझ जाइए, ये सब चीज घरे सुधार लीजिएगा, इजीली याद हो जाएगा। ये निर्वात में जा सकती हैं, नहीं जाए। पहला देखते हैं अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य तरंगे जो होती हैं वो जैसे तरंग को इधर जाना है तो वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगी, ये फूल और पचक के ऐसे चलती हैं, सब एक साथ ऐसे ऐसे जाएंगी, अब फिर थोड़ा गैप कर देंगे, फिर ऐसे ऐसे जाएंगे, फिर थोड़ा सा ऐसे गैप कर देंगे, अब फिर ऐसे गैप कर देंगे। तो ये जो तरंगे होती हैं ये कौन सी तरंग होती है, यहाँ अनुदैर्घ्य, मतलब एक बार घना हो जाएगा एक बार विरल हो जाएगा, घना और विरल, इसे कहते हैं सघन, ऐसे विरल, संपीडन विरलन, संपीडन विरलन, संपीडन विरलन, संपीडन विरलन, संपीडन। केचुआ देखे चलते हैं इसी डिजाइन से चलता है, एक बार पचकता है फिर चलता है, फिर पचकता है फिर चलता है, समझ आ गया कि नहीं आ गया। ये कौन सा तरंग हो गया, अनु संपीडन और विरलन की तरह चलेगा तो उसे क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग। कौन सी तरंग है, और ऐसे ही से चलेगा तो अनुप्रस्थ। बताइए नीचे वाला कौन सा, हाँ हम पैर उठा उठा ऐसे चल रहे क्या, ऐसे ऐसे चलेंगे तो कौन सा हो जाएगा, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य। तो पहले अभी क्या देखेंगे, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। ये कौन सा तरंग है, अनुदैर्घ्य, इसमें दो क्रिया होती है, जहां पास पास हो जाएगा उसे क्या कहेंगे, संपीडन, क्या कहेंगे, संपीडन, कंप्रेशन, क्या कहेंगे, कंप्रेशन। देखिए मटेरियल में इंग्लिश लिखा है कि नहीं, विरलन नहीं लिखा है, रिफ्रैक्शन लिखा है कि नहीं, विरलन का रिफ्रैक्शन, विरलन या रिफ्रैक्शन। कंप्रेशन मतलब संपीडन, एक पास आ गया तो संपीडन, संपीडन को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, एक पास आ गया तो संपीडन, और दूर गया तो, दूर गया तो विरलन। समझ में गया, विरलन को क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन, और संपीडन को क्या कहेंगे, कंप्रेशन। तो फैल गया तो बताइए ध्यान से, ये क्या है, क्या है ये संपीडन, क्या चीज है, संपीडन, ये संपीडन। माध्यम के कण जब पास पास आ जाते हैं दूर दूर हो गए, तरंग जब पास आ गया तो दूर गया तो विरलन, संपीडन और विरलन। किसी को दिक्कत नहीं ना, सुनिए ध्यान से। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, जब भी विरलन होता है, जब भी विरलन होता है तो माध्यम के कण पास आते हैं कि दूर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, गलत है, पास आ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, पास है। बताओ, पता था, चलिए ठीक है, पता था तो सुनिए ध्यान से, सबका गलत हो गया था करिए नहीं,
दूर आ जाता है। समझिए ध्यान से, क्वेश्चन समझिए। वो क्वेश्चन कहना चाह रहा है एग्जाम में कि जब भी कभी माध्यम के कण क्या होंगे, सॉरी, जब तरंग में क्या होगा, विरलन होगा, तो तरंग ना फैलेगा जी, क्या फैलेगा, तरंग फैले, लेकिन यहाँ की हवाओं को क्या कर देगा, ढकेल के आपस में सटा देगा। तो जब कभी भी विरलन होगा तो तरंग फैलेगा, लेकिन हवा में उड़ रहे धूल कण अर्थात माध्यम के जो धूल कण है वो क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे। जैसे हम ऐसे कंप्रेशन पे बैठे हैं तो यहाँ के धूल कण क्या है, आराम से घूम रहे हैं। अभी हम ऐसे विरलन कर लेंगे तो धूल कण को आपस में सटा देंगे कि नहीं सटा देंगे। तो बताइए, संपीड़न में तरंग क्या होता है, पास आता है, लेकिन माध्यम के कण फैल जाते हैं, क्योंकि ये सिकुड़ गया तो उन्हें फैलने का मौका मिल गया। लेकिन विरलन में तरंग फैलता है, लेकिन हवा यानी माध्यम के कण आपस में करीब आ जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत, बताइए। संपीड़न यानी कंप्रेशन में तरंग क्या होता है, पास आता है, लेकिन माध्यम के कण दूर दूर हो जाए। इसका उल्टा सोचिए, विरलन में तरंग क्या हो जाता है, फैल जाता है, तरंग क्या हो जाता है, फैल जाता है, लेकिन माध्यम के कण पास आ जाए, माध्यम के कण पास। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो क्वेश्चन पे हमेशा ध्यान दिया कीजिए, जल्दबाजी में नहीं। और कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि संपीड़न के दौरान तरंग क्या होते हैं, पास आ जाते हैं, फिर माध्यम सब दूर हो जाते हैं। ध्यान से सुनिए कि संपीड़न के दौरान तरंग क्या होते हैं, पास। तरंग जब पास आएगा तो माध्यम के कण दूर दूर। विरलन के दौरान तरंग क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं या दूर हो जाते हैं, लेकिन कण क्या हो जाते हैं, पास आ जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। क्वेश्चन आएगा कि अनुदैर्घ्य तरंगे किस रूप में गति करती हैं, संपीड़न और विरलन। कैसे गति करती हैं, संपीड़न और विरलन कैसे गति करेंगी, संपीड़न और विरलन। संपीड़न और ध्वनि तरंगे जो हैं वो अनुदैर्घ्य हैं। कैसी हैं, अनुदैर्घ्य, वो इस डायरेक्शन में से कंपन करते हुए जाती हैं। इसलिए अगर बहुत भयानक ध्वनि निकाल दीजिएगा ना तो ये कंपन करते जाती हैं, झटका दे देंगी। क्या दे देंगी, झटका। इसलिए देखिएगा कभी बहुत तेज धमाका होगा तो कांच के दरवाजे क्या होता है, शीशे क्या हो जाता है, टूट जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कांच के दरवाजे मतलब शीशा उषा लगल रहेगा हल्का फुल्का तो क्या हो जाता है, टूट जाता है, क्योंकि वो तरंगे कैसे आ रही हैं, पचकते पचक। अब बहुत भयानक रहेगा तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। डीजे वगैरह जहां बजेगा ना तो वहां जब खड़ा होइएगा तो फील होगा कि आपको कोई ढकेल रहा है। तो नहीं होता है, नाचने वाला बड़का डीजे ले आता है, उसमें गाना कुछ होगा कोई मतलब नहीं, खाली धम धम पीटेगा। समझ में आ गया कि नहीं। आप पहले के गाने जो थे ना वो मतलब वो दिल हिला देते थे, और आज के गाने बदन हिला देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कुछ गा रहा है, पजामा ले गया उड़ता पजामा उड़ता, अरे ससुरा तूने पजामा कहाँ फैलाया था तुम। समझ में आ गया, उड़ता पजामा काला काला, अरे भाई उसको फैलाओ तो कोनो लेके चल गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आजकल का गाना में दमे नहीं रह गया। और हम लोग के समय जो 1980-85 का जो गाना था, अभी आप लोग को सुना दिया जाएगा तो बेहोश होने लगेंगे, अच्छे नहीं लगेगा आप लोग को। चुप रहो, चलो अब ध्यान देता हूं। भूकंप में कौन सी तरंग निकलती, जब भूकंप पढ़ाएंगे तो बाबू भूकंप भी बता देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। खिचड़ी मत कीजिए। चलिए ये समझ में आ गया आप लोग को, संपीड़न बिल ध्वनि तरंगे कैसे निकलती है। हाँ, संपीड़न विरलन, फिर संपीड़न फिर विरलन। आप बताइए, एक संपीड़न से अगले विरलन की दूरी को हम लोग एक तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, एक तरंग। तो बताइए तरंग को किससे दिखाते हैं, लैम्डा। तो एक तरंग बराबर संपीड़न प्लस विरलन, संपीड़न प्लस विरलन, संपीड़न प्लस विरलन। एक तरंग बराबर संपीड़न प्लस विरलन। किसी को दिक्कत। देखिए जितने भी खुले ध्वनि के रास्ते हैं, जिसमें से ध्वनि खुले रास्ते से निकलता है बिना धागा के, उसे कौन सी तरंग निकलती है, अनुदैर्घ्य। कौन सी निकलती है, अनुदैर्घ्य। जैसे तबला, तबला में कोनो धागा होगा रहता है तो धबर धबर पीटिए आवाज निकलने लगा, तबला में अनुदैर्घ्य। तबला में अनुदैर्घ्य तरंग, बांसुरी में अनुदैर्घ्य, सानाई में अनुदैर्घ्य। जितना ये सब वाला है ना खुला वाला,
हारमोनियम कैसे होता है जी? अच्छा, ये बिंजू वाला ऐसे जो टांग 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 दुका बजाता है सब नहीं देखिएगा ना, पियानो बोलते हैं उसको। हाँ, आप देखिएगा कोनो कोनो होता है सब आईसीएससी बोर्ड का, वो बड़का पियानो रख ले रहता है सब, अब पियानो का एगो कमरा रखता है सब लेके खूब अच्छा गाएगा, वो चौकी बराबर रख ले रहता है पहले, वो सब आईसीएससी वाला है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बांसुरी, डमरू, तबला, सानाई, गिटार। हाँ, गिटार में रस्सी है, वो क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ, रस्सिया ऊपर नीचे करके गिटार में वायलिन नहीं देखते हैं, आईसीएससी बोर्ड वाला बजाता है सर, एगो इतनी चुकी ले लेगा सर, चो चाय करते रहे नहीं समझ, वो सब कौन वाला है जो आईसीएससी वाला है? सारंगी वगैरह। आगे बढ़े तो बताइए, जितने खुले वाद्य यंत्र हैं, खुले यंत्र में अनुप्र कैसा होता है? अनुदैर्घ। सानाई वगैरह में, सानाई में अनुदैर्घ होता है। सब होशियार हैं आप लोग। बांसुरी में ढोल, डीजे, हारमोनियम। हारमोनियम कैसा होता है? ओकरे हारमोनियम बोला जाता है। अच्छा, वो जो गौवा में लेके आता है सर, ऐसे ऐसे लेके धान, ये सब अपने आप में बहुत बड़ी कला है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक हमारा दोस्त था, वो जो ऐसे गिटारवा नहीं होता है, डिंग 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 बजाता है सब, एगो लंबा टाइप का एंगल रहता है इस टाइप से ऐसे वाला, एमे धागा निकल रहता है, हम ओका तोड़ दिए, हमरा दिया बजाने के लिए, हम खींच दिए, एक का ओन्ने चल गया, हालांकि बहुत मजबूत होता है, हम टाइप मतलब थोड़ा सा बरियारे दाब दिए उसको, तो बिगड़ गया यहाँ पर। हालांकि इसको बजाने जो जानते हैं सब बड़ा अच्छा बजा लेते हैं लोग इसको, ये बहुत बड़ी कला है अपने आप में। अगर आपका नौकरी उकरी हो जाए, खाली समय बचे, तो ये सब सीखा कीजिएगा लोग। दिमाग को कभी शांत मत रखिएगा, वरना आपका घर चौपट हो जाएगा। लड़की सबको भी कहते हैं, नौकरी उकरी हो जाए, सेटल हो जाइए, समय मिले आगे पढ़ाई करते रहिए, लेकिन जब एक समय आ जाए कि लगेगा नहीं अब हम जिस पोजीशन पे हैं वही ठीक है, तो कुछ ना कुछ सीखते रहिएगा। खाली नहीं सोचना है, खाली छोड़िएगा तो फिर वही सब दिमाग में आएगा, सास को चौपट कैसे करना। समझा कि नहीं? और तुम लोग को भी खाली नहीं छोड़ना, ये सब चीज लेके बजाते रहो। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाना। वो सानाई वगैरह होता है, इस सब हारमोनियम, बीन, सांपवा, बीन, ये कौन सा है? नागिन वाला अरे इसके बियाह में ऐसा नहीं सब नाच रहा है सब ना, डेली एक आविष्कार कर रहा है, मेढक डांस आ गया अब एक तो नागिन डांस कर रहा था, वो नाचते नाचते ना समियाना का पोलवा पकड़ के चढ़ गया ऐसे नाच नाच के ना कहाँ चढ़ गया, पोल समियाना के ऊपर से जा गया, वो पार से उतर आता है पूरा ओरिजिनल नाग बन गया था आगे बढ़ जाए तो आप बताइए, अगर आपको ऑप्शन दे देगा वाद्य यंत्र में पता करने के लिए, तो आप अनुदैर्घ और अनुप्रस्थ बता सकते हैं? अभी तो हम आपको बस अनुदैर्घ बताए हैं, इसकी पहचान एक खुला वाद्य यंत्र होना चाहिए, उसमें धागा नहीं लगाना। अच्छा बताइए तुम, सितार क्या हो जाएगा? गिटार, वीणा, ये सब कैसे हो जाएंगे अनुप्रस्थ? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? धागा वाला किस में चल जाएगा? डमरू, डमरू में धागा होता है, बस पटकने के लिए ऊपर ले जाकर जो ईंटवा बांधे रहते हैं लोग, मार दे उधर जाके, डम डम बोलता है। ध्वनि, अंदर कौन धागा बन ले मुंह में ध्वनि कौन सा होगा? अनुदैर्घ हो जाता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सानाई, सानाई बिहार के थे बिस्मिल्लाह खान, बक्सर के डुमराव, बक्सर के आप लोग में होंगे लोग, बहुत लोग
डुमरांव जगह है बक्सर के जश्न, वहां के बिस्मिल्लाह खान बहुत बेहतरीन क्या बजाते, शहनाई बंद, जाकिर हुसैन तबला, उन्हें तो भारत रत्न भी मिला। तो बिहार में एक से एक कलाकार रहे हैं लोग। कथक, अरे यार गदाओ नाच है, कथक वगैरह ये डांस है। और कथक हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, ये तमिल के हो गए ना, भरतनाट्यम, ये आपका ये नहीं समझिएगा बिया का नागिन डांस है। 4 साल 5 साल लगता है आपको भरतनाट्यम सीखने में। वो एक ऐसा गीत है ना जिसमें उंगली से लेकर पूरा सबका एकदम कला होता है, बहुत टफ गीत है वो, समझ में आ गया कि नहीं। ऐसे नहीं कि बिया में नाच दीजिए नागिन डांस हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। साउथ वालों का कल्चर देख लीजिए, उनकी भाषा देखिए, उनका रहने सहने का तरीका देखिए, भोजन देखिए, हर चीज उनका ना काफी सिस्टमेटिक है। फिल्मों को भी देख लीजिए, उनमें एक फिल्मों में एक थीम दिखता है, मतलब एक मेहनत दिखता है। हम लोग के यहाँ भोजपुरी को तो छोड़िए दीजिए, अब ये भाभी और साली से बाहर निकले तब तो बात करें आदमी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो आप लोग से अनुप्रस्थ पूछेगा, बता सकते हैं खुला हुआ स्वर यंत्र से कौन सी तरंग है, हाँ? ध्वनि कैसी हो जाएगी, अनुध्वनि। हालांकि ध्वनि कैसी है ये हम आपको पढ़ाएंगे ध्वनि चैप्टर में, लेकिन अभी के हिसाब से ध्वनि क्या है, अनुदैर्घ्य। ध्वनि ठोस में जा सकती है, जा सकती, द्रव में भी जा सकती। अब आता है आपका अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स, ये कैसे चलता है ये क्या हो गया, अनुप्रस्थ। लहरिया का क्या हो गया, अनुप्रस्थ। ये ऊपर श्रृंग और गर्द, श्रृंग और टॉप एंड चेस्ट, श्रृंग और गर्द। इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, इससे न्यूमेरिकल पूछेगा और इससे थ्योरेटिकल पूछेगा। समझ में आ गया कि नहीं। तो थ्योरी पूछेगा तो बता ही सकते हैं आप लोग, न्यूमेरिकल इससे पूछेगा, कह देगा कि एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की दूरी m है, तो बताइए कि टोटल इस तरंग की लंबाई कितनी होगी, 4m हो जाएगी। समझ में आ गया। बहुत छोटा सा एकदम सिंपल सा सवाल आता है इसमें, लेकिन बहुत ट्रिकी होता है, बड़ी जल्दी गलती होता है यहाँ पर, लेकिन इसको हम लोग देसी तरीका से अपने ट्रिक के हिसाब से बता देंगे लोग। अभी आपको फिजिक्स में कोई दिक्कत हो रहा है, आगे भी दिक्कत, आधा निपटा दिए आदमी, आधा फिजिक्स नहीं निपटा दिए जी। बचल कौन चीज है यहाँ पे, इस हफ्ते साउंड ले जाएंगे, लाइट, इलेक्ट्रिक, मैग्नेट कुछ नहीं है, मैग्नेट तो इलेक्ट्रिक का ही हिस्सा है। एक ऑप्टिक्स बच गया और एक आपका मैग्नेट बन गया। और मॉडर्न ये छोटा सा मॉडर्न फिजिक्स छोटा सा, मैग्नेट छोटा सा, बड़का में बस दुइये को बचा है, लाइट और ऑप्टिक्स। और लाइट में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, खाली लाइट में ये वाला में दिक्कत होता है। लाइट में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, खाली लाइट में ये वाला में दिक्कत होता है।